ट्रिकोस्मी क्या है? इट इज अ सर्जिकल ओपनिंग इन द ट्रेकिया फॉर इंसर्शन ऑफ ट्रिकोस्मी ट्यूब। ठीक है, तो मतलब क्या कि जो हमारा फ्रंट ऑफ द नेक है वहां पे एक स्टोमा बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज नेक, ये नेक है, यहाँ पे जैसे हमारा ऊपर माउथ है तो फ्रंट ऑफ द नेक यहाँ पे एक होल क्रिएट किया जाता है, स्टोमा बनाया जाता है, जिसके जो डायरेक्टली जो है स्टोमा है वो हमारा विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया उसके अंदर वो होता है। ठीक है, तो वहीं पे हम ट्रिकोस्मी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं सो दैट कि जो एयरवे है वो पेटेंट रहे, उसकी पेटेंसी है वो मेंटेन रहे। तो फर्स्ट it is used so when patient cannot maintain their airway, patent airway is not able to maintain, in किन cases में हो सकता है? if there is airway obstruction, if patient is having severe facial trauma, if head and neck cancer, neurological disorder, and if there is excessive secretions, then we use. And this is the when patient is unstable, तब हमें करना है। देन वी विल इस नीड, अगर हमें पेशेंट को वेंटिलेशन है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन। सो अगर वेंटिलेशन है, दिस वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड मोर देन 1 to 2 weeks, then we will prefer tracheostomy because it is more comfortable. इट इज वेरी अनकंफर्टेबल कि पेशेंट को एंडोट्रोकियल ट्यूब है इतने दिन के लिए रखा जाए। ठीक है, तो इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड देर इज लेस एयरवे इंजरी। ठीक है, एंड थ्रू द ट्रिकोस्मी इट इज इजी टू रिमूव secretions and decrease risk of infection, and it is easy to maintain oral care. तो उस टाइम हम इसको कर देते हैं। नाउ कि अगर ट्रिकोस्मी हो जाती है तो ट्रिकोस्मी ट्यूब होना करने के बाद पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं ट्रिकोस्मी होने की वजह से? सो कॉम्प्लिकेशंस, सो फर्स्ट इज एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन मीन्स कि फूड यानी फूड पार्टिकल, लिक्विड और secretions में भी गो इनटू द डायरेक्ट लंग्स, तो एस्पिरेशन होने के चांस हो सकते हैं। एस्पिरेशन अगर हो रहा है तो हमें क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। पेशेंट हैव कफिंग while eating, talking, crackles, and patient may have end stage pneumonia. And next complication will be there infection, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रोमा बन गया हमारा, तो स्ट्रोमा से क्या हो सकता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो अब वहां पे हमें पेशेंट को कि इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को इन्फेक्शन के साइंस ऑफ, वी हैव टू ऑलवेज मॉनिटर पेशेंट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। ट्रैकेओस्टोमी साइड पे भी हमें हमेशा रेडनेस एंड स्वेलिंग, if patient is having very purulent discharge like बहुत ही foul order discharge या drainage हो रहा है, if patient is having fever so may have infection, and next complication is bleeding, then next complication will be obstruction। तो obstruction means कि समटाइम क्या होता है कि जो म्यूकस प्लग होता है वो ट्रिकोस्मी ट्यूब के अंदर वहां पे स्टक हो जाता है, तो म्यूकस प्लग आगे उसको एयरवे को ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट में हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो तभी हमें सक्शन करना पड़ता है। देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ड्रॉप करना एंड पेशेंट बिकम रेस्टलेस। सो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बिल्कुल ही फुली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, सो इट इज एन इमरजेंसी, या तो हमें साथ के साथ ट्यूब, नया ट्यूब चेंज करना पड़ता है अगर ट्यूब में ट्यूब ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स दे हैव डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, क्योंकि जो ट्रिकोस्मी ट्यूब है
ट्यूब जब वहां पे अंदर इंसर्ट करते हैं, देन वहां पे इसमें एक बैलून होता है, बैलून को इन्फ्लेट करते थे सो दैट कि वो उसी प्रॉपर पोजीशन पे रहे। अब इन्फ्लेशन से जो पीछे विंड पाइप है उसकी जो मसल्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट दे हैव डिफिकल्टी इन swallowing एंड पेशेंट दे हैव मसल वीकनेस। एंड लॉन्ग टाइम के लिए अगर ट्रिकोस्मी ट्यूब रहती है, सो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रेकियल स्टेनोसिस एंड नेक्रोसिस। Stenosis means there is narrowing of the tube, so narrowing of trachea. And necrosis means कफ प्रेशर जो होता है, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे इन्फ्लेट रहता है तो कफ प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ प्रेशर होने की वजह से जो साइड के टिश्यू है वो टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिसके फर्दर जो परमानेंटली क्या होता है, एयरवे नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। एयरवे नैरो होने की वजह से पेशेंट दे हैव मोर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे फास्ट होता है आउटर कैविया। ठीक है, आउटर कैनला होता है जो कि मेन ट्यूब होती है, जो कि हमारे ट्रिकोस्मी ट्यूब के अंदर रहती है, ट्रेकिया। तो ये हमारा एयरवे को मेंटेन करता है, सो इट बेसिकली मेंटेन एयरवे। देन सेकंड वन है इनर कैनुला। इनर कैनुला क्या करता है, ये अंदर जो ये आउटर कैनुला है उसके अंदर फिट होता है। ठीक है, सो इट फिट्स इन आउटर कैनुला, बट जब हम इसका इंसर्शन कर देते हैं ट्यूब का तो इट दे कैन बी रिमूव, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस, हम क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं। सो देन तो बैलून जो कफ होता है साइड में, तो इसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं अराउंड द ट्यूब एंड देन इंसर्ट करने पे। तो कफ एंड वर्सेस इन कफलेस ट्यूब। ठीक है, सो जो कफ जिसके अंदर कफ होता है, सो दिस इज द इन्फ्लेट कफ, उसको हम इन्फ्लेटेड कर सकते हैं। इन्फ्लेटेड कफ का काम क्या होता है, ये जो कफ है वो एयरवे को अच्छे से सील कर देता है सो दैट कि एयर है वो लीक नहीं हो पाती। ठीक है, तो मीन्स इसका फंक्शन ये है कि जो बाहर से जो एयर जा रही है, इट इज इंश्योर कि वो आगे लंग्स के अंदर एंटर हो रही है और पेशेंट को प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल रहा है। सो इट इंश्योर एयर एंटर्स लंग्स विथ वेंटिलेशन। ठीक है, तो अब जब इसको हम वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं ये वाले ट्यूब को, सो व्हेन इट इज कनेक्टेड टू वेंटिलेटर, तो क्या होता है कि एयर है वो साइड के आसपास के जो टिश्यू हैं आसपास में ना वहां पे स्केप होके ट्यूब के अराउंड, ना वहां पे साइड में ना स्केप होके सीधा ये क्या होती है डायरेक्ट ही लंग्स के अंदर जाती है। जब हम वेंटिलेटर इसको ट्यूब के ऊपर कनेक्ट करते हैं, मीन्स एयर है इट डायरेक्टली गोज टू दी लंग्स। एंड इसके साथ साथ देर इज डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, तो अब ज्यादातर ये वाली जो कफ है वो ही यूज करते हैं। सेकंड होती है इन कफलेस मतलब डिफ्लेटेड। तो डिफ्लेटेड कफ, डिफ्लेटेड कफ मतलब इसके अंदर जो बलून है वो इन्फ्लेटेड नहीं होगा। इन दिस स्वॉल्विंग इज इजियर, क्योंकि कफ प्रेशर क्या करता था, पीछे मसल्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था तो स्वॉलिंग उसमें डिफिकल्ट हो रही थी। सो इसका पर्पस क्या होता है, इसमें क्या होता है स्वॉलिंग है थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि लेस प्रेशर है वो इसोफेगस पे क्रिएट होता है। ठीक है, बट इन दिस एयरवे सॉरी एयर दैट कैन मूव टू साइड बाय साइड टिश्यू वहां पे जा सकती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स है हमारे। ठीक है, वहां पे भी ये जाना स्टार्ट हो जाती है। तो वोकल कॉर्ड के ऊपर जब एयर जाती है तो एयर वहां पे ट्रांसमिट होती है, तो एयर वहां पे पहुंचने से पेशेंट दे कैन एबल टू स्पीक, तो स्पीकिंग में यूजुअली हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड इसके लिए हम पेशेंट को डिफ्लेटेड कफ है वो दे देते हैं क्योंकि स्पीकिंग थोड़ा उसे इजी हो जाता है। बट कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन्फ्लेटेड कफ का क्या पर्पस है, डिफ्लेटेड कफ का क्या पर्पस है, तो मेन पर्पस यही है कि जो इन्फ्लेटेड होएगी, ठीक है, दिस इज यूज फॉर बेटर वेंटिलेशन, एंड डिफ्लेटेड वाली है दिस इज यूज फॉर बेटर स्पीच एंड इजी टू वॉक।
इसमें हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट द मैनेज एंजाइटी, बिकॉज एंजाइटी क्यों इन वाले पेशेंट के अंदर टॉप रहती थी, क्योंकि पेशेंट दे नॉट एबल टू स्पीक, है ना। तो उनको वहां पे ट्रिकोस्मिटी की वजह से वो बहुत रेस्टलेस भी मैं फील करते हैं, लो लो सेल्फ एस्टीम भी फील करते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट एबल टू स्पीक विद देम एंड वी विल अप्रोच विद स्टे काम, ओके, एंड ऑलवेज एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, because it will help in the reduce their anxiety, plus provide reassurance whatever मीन्स जो टिकोस्मी है तो क्या होगा कि एक तरह से बाईपास बना दिया हमारे एयरवे के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो अब जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा टिकोस्मी के कैसे होते हैं, थिक होते हैं, तो वेरी थिक एंड स्टिकी स्टिकी secretions आर देयर। सो हमने इंटरवेंशन क्या करनी होती है, सो वी व्हेनेवर सक्शनिंग इज नीडेड डू सक्शनिंग, तो सक्शनिंग एज नीडेड, एनकरेज द पेशेंट टू इनटेक मोर फ्लूइड्स, क्योंकि फ्लूइड लेंगे उतने secretions है वो लूजन अप, सो एनकरेज लिक्विड्स एंड यूज ह्यूमिडिफायर, सो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज यूज। तो वहां पे हम ऑक्सीजन को जो ट्रेकिया ट्यूबस को ओपन ना छोड़ के वहां पे एक एचएमई फिल्टर लगाते हैं, सो दैट की ह्यूमिडी जो एयर जो अंदर जा रही है दैट विल बी ह्यूमिडिफाइड एयर, ह्यूमिडिफिकेशन होने के बाद एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो सो दैट वहां पे ड्राइनेस ना। देन नेक्स्ट पॉइंट हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीजनेशन या ह्यूमिडिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इट मीन्स नॉर्मली जो हमारे नोज से जो एयर जाती है तो वो एयर क्या होती है, वार्म होती है, देन हमारे नोज के थ्रू वो जाके एयर ह्यूमिडिफाई होती है और वो फिल्टर होके एयर हमारे आगे लंग्स में जाती है। बट ट्रेकियोस्मी ट्यूब अब वहां पे डल गया है तो वहां पे बाईपास बाईपास हो गया, तो हमें कैसी चाहिए, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन चाहिए, नेबुलाइजेशन, इसीलिए हम इन वाले पेशेंट को नेबुलाइजेशन भी देते होते हैं, ठीक है, नेबुलाइजेशन देते हैं, एचएमवी फिल्टर यूज करते हैं, सो दैट कि हम ड्राई एयर ना देके ह्यूमिडिफाइड एयर दें, सो दैट कि अगर क्योंकि जो ज्यादा ड्राई जितना एयर देंगे अंदर ट्रेकिल इरिटेशन होएगा, प्लस जो स्क्रीशंस है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, तो ड्राई स्क्रीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, प्लस ट्रेकिया के अंदर म्यूकस प्लग को वहां पे क्लॉट ना हो, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए तो वी विल यूज एचएमई फिल्टर, सो दैट की जो ह्यूमिडिफाइड है जो फिल्टर एक के थ्रू एयर है वो जा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वाले पेशेंट है दे कैन नॉट एबल टू स्पीक, तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, वी कैन यूज बोर्ड पिक्चर्स उस पे स्टिकिंग करके आप बता सकते, कम्युनिकेशन बोर्ड होता है जिसमें सारी पिक्चर्स बनी होती है, लाइक वॉशरूम जाना है उनको, फूड चाहिए, दे आर हंग्री, दे आर इन पेन, तो छोटे छोटे डायग्राम्स उनके ऊपर बना के तो वो बने होते हैं, तो पेशेंट उस पे हैंड से आपको बता देते हैं कि मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो इस तरह की आप कम्युनिकेशन पिक्चर है, कम्युनिकेशन बोर्ड है वो आप यूज कर सकते हो। सो तो कम्युनिकेशन बोर्ड पिक्चर this is used, so this help in hunger, thirst, pain, if patient having nausea, पोजीशन चेंज करना है तो उसके ऊपर हमने छोटे छोटे पिक्चर से बनाए होते हैं। एंड इसके साथ साथ पेशेंट इज वी कैन यूज राइटिंग पैड्स, हम यहाँ पे भी अपने पेशेंट्स को दे देते हैं, पेन और पेपर दे देते हैं ना, कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो पेन पे लिख के बता देते हैं हमें कि मुझे ये चाहिए, सो वी कैन गिव राइटिंग पैड्स टू देम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर आल्सो अवेलेबल, तो उसके ऊपर भी पेशेंट के ऊपर पिक्चर्स लगी होती है, अगर पेशेंट कुछ नीड चाहिए तो उस पर प्रेस कर देते हैं, येट वी इट इज नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ पेशेंट को स्पीकिंग वॉल्व होते हैं, स्पीकिंग वॉल्व वो आगे हम ट्रेकिया पे अटैच कर देते हैं, तो वो इजीली पेशेंट को बोलने में भी हेल्प करते हैं, या फिर हम जो माउथ लिप्सिंग है, माउथ लिप्सिंग से भी हम पेशेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या पेशेंट बोलना चाह रहा है। तो इस तरह से कि कम्युनिकेशन के अंदर भी हमने फुली सपोर्ट करना है, अदरवाइज पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेस फील होएगा, अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे उसका भी सेल्फ स्टीम होएगा, प्लस उसको जो एसेसरी नीड चाहिए तो हम उसको दे नहीं पाएंगे, तो वी बेटर वी यूज कम्युनिकेशन बोर्ड फॉर देम। देन नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू ऑलवेज मॉनिटर द ट्रिकोस्मी फॉर
ट्यूब पेटेंसी की पेटेंसी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए, सो दैट कि ओपन रहेगी तो जिससे कि एयर है वो अंदर लंग्स तक जाती रहेगी, नहीं तो क्या होगा, ट्यूब है वो ब्लॉकेज हो जाएगी। वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन ट्यूब पेटेंसी। तो इसके लिए हम सक्शनिंग कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली म्यूकस प्लग को वहां पे ब्लॉक होने देना। नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू मेंटेन कफ। मेंटेन कफ के लिए हमें क्या करना है, वी ऑलवेज डू मॉनिटरिंग कफ प्रेशर, क्योंकि कफ प्रेशर है वो टू मच भी नहीं होना चाहिए, टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा 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 होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल टू मच हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इट कैन लीड टू, जो हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबुलर है साइड में ट्रेकिया, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर अब वहां पे इंक्रीज होएगा, नेक्रोसिस होएगा, प्लस वहां पे ट्रेकियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टू लो है, तो टू लो होने की वजह से एयरवे है वो साइड के जो एरिया वहां पे ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी, सो एयर लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस पेशेंट दे हैव मोर एस्पिरेशन रिस्क, तो इसलिए कफ प्रेशर को हमेशा हमने मेंटेन करके रखना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर H2O, अगर H2O में आए, अगर mm ऑफ Hg में आए देन इट इज 20 mm ऑफ Hg, तो इससे ज्यादा हमने नहीं एक्ससीड करना होता है, ठीक है। सो डू नॉट एक्ससीड देन इस, अदरवाइज क्या होएगा, हाई प्रेशर होने से जो ब्लड फ्लो है वहां पे डिक्रीज होएगा, ट्रेकियल नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे इश्चीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सेसिव कफ प्रेशर वो भी डैमेज कर देता है, इसलिए हमने कफ का प्रेशर है वो भी मेंटेन करके रखना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, तो मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। तो ट्रेकिया वहां पे होता है, एक स्टोमा है, तो वहां पे रेडनेस होने के, ड्रेनेज होने के, ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, सो ऑलवेज कीप द ड्रेसिंग क्लीन। ट्रेकिया के हम साइड में ड्रेसिंग लगाते हैं ना, गॉज पीस लगाते हैं, तो हम हमेशा क्लीन है होना चाहिए, ठीक है। एंड स्टोमा शुड बी ड्राई, तो ट्रेकियल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू मेंटेन पेशेंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन रखना है, तो क्योंकि पेशेंट दे हैव डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, सो वी हैव टू ऑलवेज मॉनिटर वेट एंड इनटेक आउटपुट ऑफ द पेशेंट, प्लस मॉनिटर फॉर एस्पिरेशन की एस्पिरेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेस्पिरेटरी स्टेटस के अंदर वी विल असेस रेस्पिरेशन रेट, ओके, इफ पेशेंट इज हैविंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2 हम मेजर करते हैं, ब्रेथ साउंड्स कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल तो नहीं है, व्हीजिंग या क्रैकल्स वगैरह तो नहीं हमें फाइंड आउट हो रहे, एंड देन वी गो फॉर असेस फॉर एक्सक्रीशंस। सो अगर हमें असेसमेंट करने पे इफ वी फाउंड एनी स्ट्राइडर, abnormal breath sound, stridor, cyanosis और एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, देन नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, तो नोटिफाई करना हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नाउ गोइंग टू डिस्कस ट्रिकोस्मी केयर, कि ट्रिकोस्मी केयर हमें क्या क्या और करना है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनर कैन, तो इनर कैनला इट शुड बी क्लीन 2 to 3 times daily, बिकॉज अगर हम उसको नहीं क्लीन करते इट कैन लीड टू म्यूकस प्रोडक्शन, प्लग म्यूकस प्लग है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और पेशेंट का ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकता है। देन जो ट्यूबिंग के जो साइड के जो स्ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, उसको हमेशा सिक्योरिंग प्लेस पे रखना होता है, जो साइड के दोनों ट्यूब के साइड से हम बैंडेज या जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको हम टाई करते हैं, तो उनको ट्रिकोस्मी टैप्स या फिर वेलक्रो स्ट्रैप्स भी बोलते हैं, तो ट्रिकोस्मी टेप्स या फिर उनको बोलते हैं वेलक्रो स्ट्रैप्स, तो उनको हमेशा ट्यूब के साथ ही सिक्योर रखना होता है। अगर वो एक्सीडेंटली लूज हो जाते हैं या खुल जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, ट्रिकोस्मी ट्यूब है वो बाहर आउट हो सकती है, सो ट्यूब कम आउट। अगर वो एक्सीडेंटली मीन्स ये ट्यूब को बाहर आउट होने से प्रिवेंट करते हैं, सो एक्सीडेंटल
डिसलॉजमेंट, ट्यूब डिसलॉजमेंट का मतलब है कि ट्यूब है वो अपने प्लेस से बाहर आउट हो गई, हिल गया, तो उसके लिए प्रिवेंट करते हैं। इसलिए जो ट्रिकोस्मी ट्रैप्स हैं, वेलक्रो स्ट्रैप्स हैं, उनको हमेशा टाई रखना होता है सो दैट कि ट्यूब है वो बाहर आउट ना हो सके। देन वी हैव टू ऑलवेज, जो इनको सिक्योर करना है, तो ये ना तो बहुत ज्यादा टू टाइट होने चाहिए सो दैट कि हमारा जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर ही वो प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, ना ही ज्यादा लूज होने चाहिए। तो इसके अंदर हमें जब इसको चेक करना है तो हम इसको कैसे चेक करते हैं कि टाइट, तो वी विल, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्कर के एनक्लेक्स मिली ना, इस पे क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर वी हैव इंश्योर टू फिंगर्स फिट अंडर टाइट, कि दो फिंगर का जो गैप है हमारा इतना होना चाहिए, इतनी हमें उसको लूज रखनी है, ठीक है। सो टू फिंगर अंडर द टाइट, तो इससे वो क्या होगा, सही पोजीशन में रहेगी, ना तो वो टू टाइट होगी ना टू लूज होगी। अगर टू टाइट होगी तो टू टाइट होने से स्किन वहां पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट, एंड टू लूज होने से ट्यूब है डिसलॉजमेंट हो सकता है, ट्यूब बाहर आ सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू टीचिंग, कि क्या क्या हमने पेशेंट को टीचिंग देना है, क्योंकि टिटॉसमी लंबे टाइम के लिए घर पे भी रह जाएगा, पेशेंट टिटॉसमी ट्यूब के साथ ही डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए हमने पेशेंट को क्या क्या गाइड करना होता है। सो टीचिंग के लिए वी विल फर्स्ट वी ऑलवेज कीप अ सेपरेट टिटॉसमी ट्यूब, मतलब कि एक ट्यूब ट्यूब तो गले के अंदर डली हुई है, तो हमने एक पेयर साथ में और रखना होता है, वन ट्यूब साइड पे रखनी होती है कि इमरजेंसी में अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो हम जल्दी से जल्दी वो ट्यूब को इंसर्ट कर सकेंगे। सो ऑलवेज कीप अ स्पेयर, कीप अ स्पेयर टिटॉसमी ट्यूब, तो इट इज यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। सो कैसा हमें रखना है, सो ऑलवेज कीप सेम साइज ट्यूब एंड वन साइज स्मॉलर, एक साइज स्मॉलर रखना है, एक सेम साइज की रखनी है, एक हमने स्मॉलर साइज का रखना है, तो क्योंकि स्मॉलर साइज कई बार बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए फॉर एग्जांपल, तो स्वेलिंग के टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज है दैट इज इजी टू इंसर्ट। देन वी विल टीच अबाउट मेंटेनेंस ऑफ एयरवे पेटेंसी, तो मेंटेन एयरवे पेटेंसी, तो उसके लिए हम वी विल डू प्रॉपर सक्शनिंग, ठीक है, एंड वी विल क्लीन द इनर कैनुला। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड वाटर इन द स्टोमक, तो वाटर एंटरिंग, अगर स्टोमा के अंदर वाटर एंटर हो रहा है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाता है, तो इन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा हमने अवॉइड करना है, सो डू नॉट स्विम, तो स्विमिंग नहीं करनी है, सो अवॉइड स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कोई भी वाटर वाले स्पोर्ट्स नहीं, तो एक्सीडेंटली क्या हो सकता है, तो पानी है वो ट्यूब ट्यूब के अंदर चले जाए। एंड जब भी पेशेंट शावर कर रहा है सो ऑलवेज उस टाइम भी दे हैव टू कीप प्रिकॉशंस, की शावरिंग के टाइम भी पानी है वो ट्यूब के अंदर ना जाए। देन वी विल टीच अबाउट ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इसको HMT फिल्टर है वो रेगुलर यूज करना है, ठीक है। देन वी कैन टीच अबाउट स्पीकिंग, कि स्पीकिंग अगर उसने कैसे करनी है, तो उसको कह सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूब को ब्रीफली कवर करके वो बोल सकते हैं, क्योंकि कवर करने से क्या होगा, अंदर जो एयर है वो वोकल कोर्स तक जाएगी, तो वहां से वो साउंड है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वी विल टीच देम कि अगर स्पीकिंग करनी है तो ब्रीफली कवर द ट्यूब सो दैट एयर मूव्स टू दी अक्रॉस टू दी वोकल कोर्स, तो जो वॉल्व है हमारे उनके लिए हम बता सकते हैं पेशेंट को कि स्पीकिंग वॉल्व के थ्रू वो बोल सकते हैं। एक्सीडेंटली अगर ट्यूब डिसलॉजमेंट हो जाती है तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, सो एक्सीडेंटली डिसलॉजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया कि अगर ट्यूब आउट हो गया है, तो अगर तो फॉर एग्जांपल न्यूली प्लेस्ड ट्यूब है, न्यूली प्लेस्ड है, ठीक है, मींस उसको अभी लेस देन 7 डेज ही हुए हैं, ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि जो ट्रेकिया का ट्रैक है वो अभी इतना फुली हील नहीं होता, फुली मैच्योर नहीं होता, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, वी विल गिव रीपोजिशन, पेशेंट रीपोजिशन करना टू दी सेमी फाउलर पोजिशन, ठीक है। देन क्योंकि इससे क्या होगा, पेशेंट के जो लंग्स है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएंगे, तो एयरवे है सैचुरेशन, थोड़ा एयरवे ब्रीदिंग है वो इंप्रूव हो जाएगा। देन वी विल कवर द स्टोमा विद ओक्लूसिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट वी विल डू वेंटिलेट विद बैग एंड वॉल मास्क,
एक बार ट्रे के स्टोमा को बंद कर दिया और बैग एंड वॉल मास्क, जैसे हमारा एम्बू हम करते हैं, तो बैग एंड वॉल मास्क को हम नोज और माउथ के ऊपर रख के उससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन इमीडिएटली देना स्टार्ट कर देते हैं। देन इसके साथ साथ हमने पेशेंट को देन वी विल नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि अर्जेंट हमें रिप्लेसमेंट करानी है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने खुद से वहां पे साथ खुद से मतलब अटेम्प्ट नहीं करना इंसर्शन करने का, क्योंकि ट्रिकोस्मी फ्रेश है तो मे बी ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ट्रिकोस्मी ट्यूब है उसको मोर देन 7 डेज हो गए हैं, तो मतलब मेच्योर है, मेच्योर ट्रिकोस्मी मोर देन 7 डेज, तो उसमें क्या होता है कि इसमें का जो ट्रैक है वो मेच्योर हो गया, मतलब ट्रैक पूरा अच्छे से हीलिंग कंप्लीट हो गया। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हमने करना है वी विल ओपन एयरवे विथ कवर्ड हेमोस्टेट, ठीक है। तो हीमोस्टेट एक तरह से कप सा होता है, जैसे तुम्हें फिल्टर होता है, तो उससे हमने उसको कवर कर देना, ठीक है। देन वी विल इंसर्ट न्यू ट्यूब विद द यूज ऑफ ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर इमीडिएटली रिमूव दिस ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूरेटर अंदर रहेगा तो उससे एयर है वो आगे पास नहीं हो पाएगी, तो हमने इसीलिए एक साथ ही इसको साथ के साथ रिमूव कर देना, सो दैट कि एयर है वो फर्दर आगे चले जाए।